नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए। यहाँ पे डिक्टेशन का अभ्यास करने वाले जो कि 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाएं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। सभापति जी, मैं पहले हिंदी में बोलूंगा और बाद में अंग्रेजी में। हमारा देश एक बहुभाषी देश है और यह स्पष्ट है कि यूनाइटेड नेशंस में मैं हिंदी में बोला, लेकिन कभी कभी इस सदन में मुझे अंग्रेजी का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि मैं समझता हूं कि भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा एक साधन है, साध्य नहीं है। अगर हम अपनी भाषा में गाली दें तो क्या किसी को अच्छा लगेगा? सभापति जी, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं। कल जो बहस बड़ी बेजान हो रही थी, लेकिन आज उसमें जरूरत से ज्यादा जान आ गई। जिन्होंने गत 1 वर्ष की विदेश नीति के संचालन और उसके संचालन की प्रक्रिया की सराहना की है, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उससे भी अधिक मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आलोचना की है। मराठी में कहा गया है, निंदा करने वालों का घर पड़ोस में रहना चाहिए, मगर लोकतंत्र में पड़ोस में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह आवश्यक है कि प्रशंसा अनुराग से रहित और आलोचना द्वेष से मुक्त होनी चाहिए। जो चर्चा हुई है, मावलंकर जी मुझे माफ करेंगे, मेरी राय उनसे भिन्न है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि मोटे तौर पर देश में विदेश नीति के सवाल पर एक आम सहमति है। विदेश नीति के कुछ पहलुओं की आलोचना मेरे दल के सदस्यों ने भी की है और कुछ पहलुओं की प्रशंसा विरोधी सदस्यों ने भी की है, लेकिन विदेश नीति का निर्धारण और संचालन दलबंदी के आधार पर नहीं किया जाता। मुझे खेद है कि गुटनिरपेक्षता की बात को लेकर थोड़ी कटुता पैदा हो गई। सभापति जी, 1957 में जब मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जीवित थे, हमारे प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री भी थे। तब उनकी उपस्थिति में मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद अगर कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी शासन में आती तो वह भी गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनी नीति का आधार बनाती। उपसभापति महोदय, अब कौन सी चीज है जिस पर भारत की सरकार पर दबाव आ रहा है? और अगर सदन का समर्थन है, देश की जनता का समर्थन विश्वास प्राप्त है और जब तक मोरारजी भाई के नेतृत्व में देश की बागडोर है, हम और किसी दबाव से झुकने वाले नहीं हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां शक नहीं है वहां शक देखना, जहां डेविएशन नहीं है वहां डेविएशन की कल्पना करना, जहां मतैक्य नहीं है वहां मतभेद खोजना। क्षमा कीजिएगा, यह अंतर्राष्ट्रीय नीति के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, मैं भला कहां से लाऊंगा? तो शक संदेह से दूर राष्ट्र के उदात्त हितों के लिए संरक्षण के लिए वैध विदेश नीति हम आदर्श और यथार्थ के मेल के आधार पर चलाना चाहते हैं। किसी माननीय सदस्य ने ठीक कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा कि हम स्वाधीन हो गए और देश गुलाम है, तो भारत की स्वाधीनता का कोई अर्थ नहीं है। अभी तक अफ्रीकी जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, रंगभेद के नाम पर उनके ऊपर कहर बर्पा किए जा रहे हैं। पुरानी सरकार भी उनकी मदद कर रही थी, नैतिक मदद कर रही थी, राजनीतिक मदद कर रही थी और थोड़ी सी भौतिक मदद भी कर रही थी। हमने उस मदद को बढ़ाने का फैसला किया है। हमें और आगे जाकर गोरों की सत्ता को समाप्त करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। और अगर इससे दुनिया का कोई देश हमसे नाराज होता है तो हमें कोई चिंता नहीं है। अब दबाव का सवाल आता है। उपसभापति महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारत और रूस के घनिष्ठ संबंध हैं। कुछ रूस में भी आशंका थी कि नई सरकार बनी है, पता नहीं कौन सी नीति अपनाएगी। हमने रूस के विदेश मंत्री श्री ग्रोमिको को भारत आने का निमंत्रण दिया, उनसे बात की, प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की और वह संतुष्ट लौट गए। हम इस मित्रता को बरकरार रखना चाहेंगे, इस बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। पंडित जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो भी गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने के अलावा हमारे सामने और कोई चारा नहीं था। क्या स्वतंत्र होने के बाद भारत किसी गुट में शामिल हो जाता?
क्या हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को गिरवी रख देते? गुटनिरपेक्षता हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तार है। यह ठीक है कि संसार आज दो गुटों में बटा हुआ है। शक्ति के अनेक केंद्र उभर रहे हैं, लेकिन उससे गुटनिरपेक्षता की नीति निरर्थक नहीं होती है। यदि हमारे मित्र स्वामी जी चाहते हैं कि हम गुटनिरपेक्षता ना कहें, उसे आत्मनिर्भरता कहें, वह मुझे क्षमा करें। गुटनिरपेक्षता की नीति का आधार है आत्मनिर्भरता। हम किसी गुट में शामिल हो गए, किसी बड़ी ताकत पर निर्भर हो गए, तो फिर आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं? गुटनिरपेक्षता की नीति का यह भी निचोड़ है कि हम हर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पर निर्णय उसके गुण व दोष के आधार पर करेंगे, स्वतंत्र बुद्धि से करेंगे, निर्भीकता से करेंगे और राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीयता के व्यापक तकाजों का मेल बैठाएंगे। सभापति महोदय, भारत की विदेश नीति की चर्चा हो और पंडित नेहरू का नाम ना लिया जाए और वह भी प्रशंसा में ना लिया जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र स्वामी जी को इसमें मतभेद है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, कुछ मात्रा में आवश्यक है। उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ तक ठीक है, यह विचारणीय प्रश्न है। लेकिन जब मैंने विदेश मंत्री का भार संभाला और इस सदन में विदेश मंत्री के नाते पहला भाषण दिया, तो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री यशवंत राव चौहान तक को बधाई दी थी, उनके प्रति साधुवाद अर्पित किया था। 30 सालों की हमारी परंपरा का यह अंग है, यह हमारे इतिहास का हिस्सा है। पंडित नेहरू से मेरे भी मतभेद थे और मैंने मतभेदों को कभी छिपाया नहीं, लेकिन जब कभी प्रशंसा का वक्त आया तो मैंने उसमें कृपणता से काम नहीं लिया। इतिहास और परंपरा का यह कम व्यक्तिगत मतभेदों से नहीं टूट सकता। स्वाधीनता के बाद दोनों शक्ति गुटों से अलग रहकर अपनी विदेश नीति पर चलना भारत की स्वाधीनता के लिए आवश्यक था, भारत के आणविक विकास के लिए आवश्यक था, वह शांति के लिए भी आवश्यक था। अब प्रश्न यह उत्पन्न किया जाता है कि गत एक वर्ष में क्या उपलब्धियां हुई हैं? सभापति महोदय, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना ठीक नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में थोड़ा सा आत्मविज्ञापन क्षम्य होता है। गत एक वर्ष के घटनाचक्र पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो मेरा हृदय स्वल्प संतोष की भावना से भर उठता है। विश्व में आज भारत की जो प्रतिष्ठा है, उतनी 1962 के बाद कभी नहीं थी। सभी पड़ोसी देशों के साथ आज हमारे संबंध जितने अच्छे हैं, उतने आज़ादी के बाद पहले कभी नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की विश्वसनीयता जितनी आज है, उतनी गत 11 वर्षों में कभी नहीं थी। विश्व की सभी राजधानियों में आज यह भरोसा है कि जो भारत कहता है वही करेगा, और जो कुछ मन में है वही करेगा, और जो कुछ वह कहेगा वही समझदारी से करेगा। मन, वचन और कर्म में जो अंतर पिछले कुछ वर्षों में पैदा हो गया था, जो न केवल गृह नीति को विद्रोह में बदल रहा था, बल्कि विदेश नीति की पवित्र धारा को भी दूषित कर रहा था, आज वह दूर हो गया है। आज हमारे पड़ोसी देश आश्वस्त हैं, मित्र देशों के साथ हमारे संबंध अधिक अच्छे हुए हैं, और जो देश खींचे खींचे रहते थे उन्हें भी निकट लाने में हमें सफलता मिली है। भारत की विदेश नीति का लक्ष्य विश्व शांति, स्थायित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ावा देना है। हमारे राष्ट्रीय हितों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए यह आवश्यक है कि न केवल हमारे पड़ोस में शांति हो, किंतु विश्व में भी शांति का वातावरण रहे। शांतिपूर्ण वातावरण में ही निर्माण संभव है। नवनिर्माण के बिना राजनीतिक आज़ादी अधूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि गुटनिरपेक्षता की नीति कोई नकारात्मक नीति नहीं है, यह भावात्मक, सकारात्मक और रचनात्मक नीति है, और न केवल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी सर्वप्रभुता का विस्तार है, बल्कि यह एक नए विश्व की रचना का औजार भी है। ऐसे विश्व की रचना का जिसमें गुलामी नहीं होगी, आर्थिक शोषण नहीं होगा, और चमड़ी, रंग या जन्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। स्वप्न साकार करने में गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत खरा उतरेगा, यह हमें विश्वास है। माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे किसानों की समस्याओं पर हो रही बहस में भाग लेने का अवसर दिया। यह मुद्दा ऐसा है जिस पर देश के सभी लोगों का जीवन निर्भर है। यदि हमारे किसान अनाज पैदा नहीं करेंगे तो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें विदेशों से भारी मात्रा में अनाज इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका हमारे पुराने माननीय सदस्यों को कटु अनुभव है।
आपको भी याद होगा कि अमेरिका से PL 480 के अधीन जो गेहूं आयात किया जाता था उसको राशन की दुकानों पर लाइन लगाकर हम किस प्रकार खरीदते थे और उसके लाल आटे को नोच नोच कर खाते थे। हमें गर्व है कि हमारे किसानों ने अपना जीवन लगाकर अनाज की जो पैदावार की उससे हम आत्मनिर्भर हो सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस किसान की समस्याओं की तरफ पूरी तरह से ध्यान ना दें। अन्य मामलों में चाहे जो भी दृष्टिकोण हमारी राजनीतिक पार्टियों का हो, लेकिन किसान की समस्याओं पर हमें सहानुभूति के साथ दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर आप सर्वसम्मति से हल निकालें। आप चाहें तो इस सदन की विशेष समिति का गठन कर सकते हैं। उस समिति में सभी पक्षों के ऐसे सदस्यों को सम्मिलित करें जिन्हें खेतीबाड़ी का विशेष ज्ञान हो और जो किसानों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी रखते हों। फिर उसमें बैठकर तय करें कि सरकार क्या क्या करना चाहती है और कर सकती है। ऐसा करके कोई सर्वसम्मत हल निकालें, तब कोई परिवर्तन आएगा। यदि यह व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति बड़ी विस्फोटक और भयंकर होने वाली है। कृषि मंत्री जी, इसे आप भी अनुभव कर रहे होंगे। हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम रोज ही देख रहे हैं कि देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो अमीर लोग हैं वे और अमीर होते जा रहे हैं। यह किस तरह का आपका समाजवाद है जहां इतनी असमानता है। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और हो सके तो ट्रांसक्राइब भी करिएगा। 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।